अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैमा शकूर फ्रॉम द डीम्स यूनिवर्सिटी। तो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स 2 का, जो बेसिकली एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है और बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स है, बीएस फिजिक्स 6 सेमेस्टर। तो कोर्स कोड हमारे पास 304 है। इसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो अब तक हम इसके 5 लेक्चर ले चुके हैं। फिफ्थ लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था जीमन इफेक्ट का, उसे हमने कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तो लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे। तो लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन मेथड का चैप्टर है, इसी को ही हमने कंटिन्यू किया था। और वहां से जो परटर्बेशन थ्योरी जो एक अप्रोक्सीमेशन मेथड था हमारे पास, उसके एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे थे। परटर्बेशन थ्योरी के जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताए थे, फाइन स्ट्रक्चर और एनोमली स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको पहला जो फाइन स्ट्रक्चर था वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से मैंने आपको करवा दिया था डिटेल से। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे जीमन इफेक्ट को, मतलब एनोमली स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एनोमली को डिस्कस करने से पहले ये आपको जो इसकी बेसिक चीजें थी कि जीमन इफेक्ट होता क्या है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होता है, फिर बात आती है एनोमली जीमन इफेक्ट की, तो ये पता होना लाजमी था। इसलिए मैंने इसकी डिटेल में जाकर आपको पहले ये चीजें समझा दी कि जीमन इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी हमारे पास उसके एनर्जी लेवल्स हैं, उसके ऊपर जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो सप्लिट हो जाता है अपनी स्पेक्ट्रल लाइन में, मतलब मोर देन हमारे पास 2 लाइंस आ जाती हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो मेन स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो जाती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था 1896 में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे नाम दिया जीमन इफेक्ट का। जीमन ने इसकी 2 टाइप्स और बताई, नॉर्मल और एनोमली, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में नॉर्मल को डिस्कस किया था। नॉर्मल जीवन इफेक्ट में उसने क्या कहा कि अगर आप फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी एक स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर, तो वो डिवाइड हो जाती है 3 में। और आपने देखा था कि नॉर्मल जीवन इफेक्ट में हम वीक फील्ड अप्लाई नहीं करते, स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करते हैं। अब यही जो इसके कुछ चंद एक पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आज के टॉपिक से, एनोमली जीवन इफेक्ट से। और फिर हमने देखा था कि हम सिलेक्शन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, डेल्टा एम के अकॉर्डिंग हमने इसको सिलेक्शन रूल को अप्लाई किया था। और फिर हमने देखा था कि इसका जो फ्रीक्वेंसी चेंज है और जो वेवलेंथ चेंज है वो हमें कैसे फाइंड आउट होगा, उसको हमने फाइंड आउट किया था, जिसको मैंने नाम दिया था जीमन शिफ्ट का। मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमने देखा था डेल्टा न्यू, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी हमने देखा था डेल्टा लैम्डा। ये जो टॉपिक है ये हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें कवर कर दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनोमली जीमन इफेक्ट। तो ये जो एनोमली जीमन इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट की ही सेकंड टाइप है। एनोमली जीमन इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे हम सबसे पहले। इसी की डेफिनेशन के जो चंद एक पॉइंट्स है ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मल जीवन इफेक्ट से। आपको फौरन माइंड में क्लिक हो जाएगा कि नॉर्मल जीवन इफेक्ट में ये था, अब एनोमली जीवन इफेक्ट में इसका उलट है हमारे पास। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, सप्लिटिंग ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का सप्लिट हो जाना इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट, 3 से ज्यादा कंपोनेंट में। नॉर्मल में क्या था, नॉर्मल में था कि 3 कंपोनेंट में हो, 3 से ज्यादा में ना हो डिवाइड। लेकिन एनोमली में क्या है, एनोमली में है 3 से ज्यादा में डिवाइड हो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोमली जीमन इफेक्ट। अब नॉर्मल में क्या था कि सिंपल पैटर्न हमें मिलता था, और यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न हमें मिलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के डिवीजन के बाद। और इसको मैंने नाम दिया है एनोमली जीमन इफेक्ट का, AGE लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये किसका एब्रीविएशन है, इसी को मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में AGE। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है एनोमली जीमन इफेक्ट में, हम जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसे इंक्लूड करते हैं। और वहां पर क्या था, नॉर्मल में क्या था कि हम स्पिन को कंसीडर नहीं करते। अब मैं साथ साथ आपको नॉर्मल के भी पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस शो हो जाए दोनों में।
अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। वहां पर क्या था नॉर्मल में, वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी हमने। तो अब ये कुछ पॉइंट्स थे जो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, नॉर्मल को और एनोमलस जीमन इफेक्ट को। ये जो इनका डिफरेंस है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे लाजमी करना है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जब एक जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है, जब वो तीन या तीन से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो जाती है, तो डेफिनेटली उसकी ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है यही इनमें डिवाइड हो जाती है। हर एक की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी चेंजेस की। एनर्जी चेंजेस की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम क्वांटम पार्टिकल को डिस्कस करते हैं तो हम लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और इस न्यू को हम बताते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। ये जो एच होता है आपके पास, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब आपको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट फिक्स है 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। लेकिन जो न्यू है ये आपके पास एक वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब है ये जो एनर्जी है ये डायरेक्ट रिलेशन रख रही है इस न्यू के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी चेंज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई है तो एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो एनर्जी भी कम हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हम एनर्जी चेंजेस को क्यों डिस्कस करेंगे। एनर्जी चेंजेस का जो हमारे पास फार्मूला होता है एनोमलस जीमन इफेक्ट में, इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना आपने, इक्वेशन 16 में मैंने लिखा है इसे। डेल्टा ई आपके पास होता है म्यू बी जी एम जे बी। एम जे हमारे पास वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, हमें बताएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसे हम सिलेक्शन रूल से ही सेट करेंगे। म्यू भी आपके पास बोहर मैग्नेट्रॉन है ये वाला, और ये जो जी है आपके पास, इसे हम, ये आपके पास 9.8 वैल्यू नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है ये कौन सा कांस्टेंट है, ये हमारे पास है लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। जी को हम मोस्टली क्या डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 जिसे हम पुट करते हैं, लेकिन ये जो जी है ये वो नहीं है यहाँ पर। ये आपके पास एक लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर है जिसकी वैल्यू एक प्रॉपर फार्मूले के इक्वल होती है, वो भी हम देखते हैं किसके इक्वल है। इसके फार्मूले की डेरिवेशन में आपने नहीं जाना, डायरेक्ट हम जी की वैल्यू को पुट करेंगे। एम जो आपके पास वही आप सिलेक्शन रूल से सेट करेंगे, यहाँ पर बी आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर की, तो ये स्प्लिटिंग फैक्टर किस वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इक्वेशन 17 में मेंशन किया हुआ है कि जो लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर होता है ये इस वैल्यू के इक्वल होता है। इसमें ये जे वही है जो एम जे का होगा आपके पास, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। एस स्पिन होगी हमारे पास, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास होता है ये होगा, और ये 2j एज इट इज वही ऊपर वाला आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने पीछे इक्वेशन 16 में देखा था कि हमारे पास क्या है, म्यू बी बोहर मैग्नेटॉन किस वैल्यू के इक्वल होता है, ई एच ओवर 4 पाई एम। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई एच कट ओवर 2m। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एच कट की वैल्यू जो है वो एच ओवर 2 पाई के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर आप h ओवर 2 पाई पुट कर दें इसके अंदर, तो अगेन आपको मिल जाएगा ई एच ओवर 4 पाई एम, ये वाला फैक्टर मिल जाएगा अगेन। तो दोनों तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन 18 आई है बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 16 के अंदर। तो यहाँ पर देखें जस्ट मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर ये जो टर्म है ये एज इट इज आपके पास आ गई इक्वेशन 19। अब हमने कहा था कि जहां पर भी एनर्जी चेंजेस होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंजेस भी लाजमी होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी चेंजेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखें ये मैंने लिखा E इज इक्वल टू एच न्यू, ये जनरल है, कोई चेंज शो नहीं कर रहा। जब हम चेंज की बात करेंगे तो मैं लिख देती हूँ डेल्टा E इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू। अब ये देखें ये फ्रीक्वेंसी चेंज आ गया, ये एनर्जी चेंज आ गया। एनर्जी चेंज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज फाइंड आउट करना है हमने, तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा आपके पास।
तो ये देखिए इक्वेशन 20 में आपके पास यही इक्वेशन है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज फाइंड आउट करना है तो आप एनर्जी चेंजेस की वैल्यू इस फॉर्मूले में इक्वेशन 20 में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो पीछे इक्वेशन 19 फाइंड आउट की थी एनर्जी चेंजेस की, उसे मैंने पुट कर दिया है इक्वेशन 20 के अंदर, जहां पर इस फैक्टर की जगह डेल्टा ई की जगह। तो देखिए मेरे पास यही इक्वेशन आ गई है और ये जो डिनोमिनेटर में h होगा ये आपके पास एज इट इज रहेगा, h को h से कैंसिल आउट कर दें, आपके पास इक्वेशन 21 आ गई। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम 21 को तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 22। अब देख लें यहाँ पर e ओवर 4 पाई m आ गया है हमारे पास, h कैंसिल आउट हो गया था तो हमने इस टर्म में नहीं लिखा, g mj b आ गया। अब हम बात करते हैं mj की। जो सिलेक्शन रूल हमारे पास यहाँ पर है वो सेम है जैसे हमारे पास पीछे था, नॉर्मल में 0 प्लस माइनस 1। अब ये प्लस माइनस 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी कम तो सॉरी नहीं होगा हमारे पास, इससे ज्यादा ही होगा। और ये जो जे की वैल्यू है ये वेरी कर रही है माइनस जे से प्लस जे तक, मतलब माइनस डिजिट से प्लस वाले डिजिट तक वेरी करेगी, -2 से +2, -3 से +3, -4 से +4, इस तरीके से वेरी करेगी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना था, जो हमारा मेन टॉपिक था कि हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है एनोमलस स्ट्रक्चर की जीमन इफेक्ट प्रोसेस में। तो अब हम वही करते हैं कि हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखें, अब हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे एनोमलस जीमन इफेक्ट के लिए, एनोमलस स्ट्रक्चर के लिए। As the anomalous Zeeman effect is due to the interaction, anomalous Zeeman effect होता किसकी वजह से है, ये इंटरेक्शन की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वजह से। मतलब उसके स्पिन और ऑर्बिटल दोनों के जो इंटरेक्शन होता है आपस में, इसकी वजह से जो इफेक्ट हमें मिलता है वो होता है anomalous Zeeman effect। कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो इस केस में और वीक अप्लाई हो। तो हमने शुरू में कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर और वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इन्हीं दो को हम कंसीडर करेंगे, ये जो स्पिन में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इन्हीं दोनों का सम लेके हमें जीमन इफेक्ट की वैल्यू मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर देखिए हमने पीछे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में म्यू एस और म्यू एल की दोनों की वैल्यूज को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने एच जी लिखा हुआ है, एच जी का मतलब है हैमिल्टोनियन में फाइंड आउट कर रही हूँ, या मैं क्या कहूंगी कि एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि एच सही साई के इक्वल होता है तो मैं वो एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ, हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कर रही हूँ। जी का मतलब है जीमन इफेक्ट प्रोसेस में, और जीमन जो हैमिल्टोनियन है वो आएगा किसके इक्वल, दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्बिटल और स्पिन का। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्बिटल भी लिख दिया, ये स्पिन भी लिख दिया, माइनस म्यू एल और माइनस म्यू एस। अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिमूव नहीं किया बल्कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, तो हम इन दोनों को सम कर देते हैं, स्पिन वाले को भी और ऑर्बिटल वाले को भी। तो हमने जब सम कर दिया तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन 24। अब पीछे आपने क्या देखा था कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में जो म्यू एल की वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है 25 में ई एल ओवर 2 एम ई सी, और जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो इक्वेशन 26 में मैंने लिखी हुई है, ये इसके इक्वल होती है एस ई ओवर एम ई सी के इक्वल। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं 25 और 26, ये मैंने पुट कर दी है इस 24 में, किसकी जगह, म्यू एस की जगह और म्यू एल की जगह। तो यहाँ पर देखिए मुझे इक्वेशन मिल गई है 27, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी म्यू एस की, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी म्यू एल की। ये जो नेगेटिव साइन है आपके पास, यहाँ पर देखें नेगेटिव नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर ये प्लस नहीं है, ये बाहर माइनस है। ऊपर वाली कैलकुलेशन से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन 28। अब इस इक्वेशन 28 को अगर मजीद सिंप्लीफाई करूं मैं तो इसमें देखें कि ई बी ओवर 2 MEC हमारे पास कॉमन आता है, मतलब ई यहाँ पर कॉमन है, बी कॉमन है, 2MEC कॉमन है, यहाँ पर MEC कॉमन है, ई है हमारे पास और ये बी है हमारे पास।
तो 2 का फैक्टर भी मैंने बाहर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, L बच गया, ये मैंने एज इट इज रख दिया। यहाँ पर 2 नहीं था तो ये आ जाएगा 2s। L जो आपके पास है वो ऑपरेटर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, और S जो है ये स्पिन मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी हमारे पास ऑपरेटर आ गया। तो यहाँ इक्वेशन 29 में हमें क्या मिल गई, इक्वेशन 29 में हमें वैल्यू मिल गई हैमिल्टोनियन की या एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ रीमन इफेक्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए, एनोमलाइज स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए। ये जो इक्वेशन 29 है यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है हैमिल्टोनियन की फॉर दी रीमन इफेक्ट। कौन सा रीमन इफेक्ट है, एनोमलाइज रीमन इफेक्ट है। तो अब यहाँ पर अगर मुझे टोटल हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना है शुरू से लेके एंड तक इस पूरी एप्लीकेशन का, तो मैं क्या करूंगी कि हैमिल्टोनियन जो टोटल आ जाएगा आपके पास, ये HO का मतलब अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जो आपने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में डिस्कस किया था। फिर आपके पास आ जाएगा HFS, जो फाइन स्ट्रक्चर में आपने डिस्कस किया था, हैमिल्टोनियन परटर्ब्ड हो गया था फाइन स्ट्रक्चर में, वो वाला हैमिल्टोनियन जो आपने फाइंड आउट किया था उससे ऐड अप करेंगे। फिर कौन सा, फिर ये वाला हैमिल्टोनियन जो हमने आज फाइंड आउट किया है रीमन इफेक्ट की वजह से, एनोमलाइज रीमन इफेक्ट की वजह से। इन तीनों को आप ऐड अप करेंगे तो आपको एक हैमिल्टोनियन मिल जाएगा जो आपको प्रोवाइड करेगा टोटल सिस्टम की एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट में, फाइन स्ट्रक्चर में, एनोमलाइज स्ट्रक्चर में रीमन इफेक्ट की वजह से। तो इस तरीके से आप टोटल हैमिल्टोनियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो अब तक हमने जो अपने एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं परटर्बेशन थ्योरी के, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर, एनोमलाइज रीमन इफेक्ट, नॉर्मल रीमन इफेक्ट, उसकी वजह से हमने हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया, एनर्जी की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं हमने, तो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास एप्लीकेशन जो परटर्बेशन थ्योरी के थे वो कंप्लीट हो गए। हमारा जो पहला अप्रोक्सीमेशन मेथड था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है आज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो सेकंड मेथड था, वेरिएशनल मेथड, उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, या WKB को, इन दोनों में से किसी एक को स्टार्ट करेंगे हम। तो आज के लेक्चर में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो आपको कैलकुलेशन वगैरह में, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।